बजट को लेकर के चर्चा करते हैं। चर्चा में आज कुछ खास मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, आपसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगी वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश बीजेपी की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन पटेल जी, सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुण रावत जी, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बजट को समझने में और समझाने में हमारी मदद करेंगे। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कन्हैया लोधी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कन्हैया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण साहू जी, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में वंदना जी से ही करना चाहूंगा। वंदना जी, बजट आ गया है, कैसे देखते हैं आप इस बजट को, क्या कहेंगी वंदना जी? नमस्कार समस्त सम्मानित पैनल को। जिस प्रकार से आज माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, ये विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने वाला 2047 में जो हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं, उसी को के सपने को साकार करने वाला बजट है। ये जो हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि हमारी जो 4 जाति हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनको ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया गया है, खास करके नारी और अन्नदाता को। इसमें मछुआरों का भी ध्यान रखा गया है, दिव्यांगजनों का भी ध्यान रखा गया है, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने की बात करी है, लोकल टू ग्लोबल की बात करी है, और विभिन्न प्रकार के जो जल मार्गों को डेवलप करने की, रैपिड रेल मार्ग को डेवलप करने की, इन सब चीजों को एक शॉर्ट में जो हम कह सकते हैं, इन सब चीजों को डेवलप करने की भी बात की गई है। तो भारत को जो विकसित करने की बात होती है, और खास करके जब हम एमएसएमई सेक्टर्स की बात करते हैं, तो एमएसएमई सेक्टर्स को का विशेष ध्यान इस बजट में रखा गया है। और मुझे लगता है ये देश के सर्वांगीण विकास का बजट है, आम आदमी का बजट है, और इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। चलिए पवन जी, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हर भारतीय जनता पार्टी के नेता को बड़ा दशा और दिशा बदलने वाला बजट है। युवाओं के हक अधिकार को, युवाओं की पूरी नीति बदल देगा। उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे उनकी सोच है, चाहे उनकी परेशानी है, चाहे महंगाई, हर बजट में ये नाम तकिया कलाम हो गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। हर बजट एकदम दिशा और दशा चेंज करने वाला हो जाता है। समझ में ये नहीं आता है कि उसकी हकीकत क्यों नहीं समझ में आती। समझ में ये नहीं आता कि युवा क्यों नहीं महसूस करता, बेरोजगार क्यों नहीं महसूस करता, महिलाएं उस चीज को क्यों नहीं महसूस करती। ये आज तक समझ से परे है। हम कहते हैं कि इनका बजट अगर हम पूरा आज तक आकलन करेंगे, ये अभी बता रहे हैं, इनका दोनों चीजों का आप कंट्रैक्शन देखिए। अभी 140 करोड़ में 80 करोड़ लोगों, 80 करोड़ 35 लोगों को मुफ्त में भोजन दे रहे हैं। उनकी दशा और दिशा बदलने के लिए क्या प्रावधान है, कोई स्पष्ट उसमें नीति नहीं है। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि हम 20 लाख लोगों को गरीबी रेखा से निकाल रहे हैं। मतलब क्या कुछ चुनिंदा लोगों को ही आप एक उस लाइन के ऊपर बनाएंगे कि अगर हम 5 किलो राशन नहीं मिलेगा तो आम आदमी भूखे से मर जाएगा? ये आपका बजट है। अभी तक आप ये कर रहे थे। विदेशी निवेश आने को तैयार नहीं है। लाखों हजारों करोड़ जो हमारे यहाँ के उद्योगपति हैं, वो सब विदेश में कर चुके, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया के नाम पर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिए। अब जब विदेश निवेश आएगा नहीं, अप्रैल 2024 और 25 में, अप्रैल 2024 में 25,850 करोड़ का निवेश, विदेशी निवेश आया था। और अभी अप्रैल नवंबर 2025 में 9,763, मतलब 63% की गिरावट आ गई विदेशी निवेश में। हम बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे लेकिन डाटा नहीं देख रहे हैं। हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देने की बात करेंगे और बेरोजगार हमारा घूम रहा है। अब वो जोमेटो, जो इस तरह का आदमी डिलीवरी बॉय है, उनको कहते हो दशा दिशा बदलेंगे। अरे उनकी दशा दिशा कहां बदली? आप देखो ना, 12,000 15,000 रुपए में किस तरह अपना घर चला रहे हैं। किसानों की दशा दिशा बदलने वाला बजट। हर 6 महीने में देखो तो किसानों को दशा दिशा बदलने वाली इनकी नीतियां आती हैं, लेकिन किसान आत्महत्या करता जा रहा, गरीबी कम होने का नाम नहीं लेते हैं। तो हमारा तो ये मतलब है कि ठीक है, बजट में सपने दिखाए। इनका प्रावधान रहता है चुनाव को केंद्र में रखकर करते, जिस राज्य में चुनाव होता है वहां के लिए बजट एलोकेट कर देते हैं, बाकी बजट एलोकेट। अब इनकी बजट का कहना कि मोदी जी ने तो बिहार को दिया था स्पेशल राज्य का पैकेज 70,000 करोड़ के 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ को 90,000। देखिए, धरातल में उतरना अलग बात रहती है और बाकी घोषणा कर दीजिए सारे लोग उसका। हम कहते हैं कि अगर गरीबी बदल जाए, अगर गरीबी कम हो जाए, हम कहते हैं देश में कर्जा इतना हो रहा कि अच्छी अच्छी संस्थाएं, अच्छे अच्छे विशेषज्ञ बार बार आगाह कर रहे हैं कि अब कर्जा लेना कम करो। लेकिन कर्जा तो हमको लेना कम नहीं करना है, हमको कर्जा लेकर के घी पीना है। उस दिशा में हम कोई काम करेंगे नहीं। लेकिन यही समझ में नहीं आता कि किस दिशा में जा रहा है। और बाकी अब भाजपा के लोग हैं, सब लोग कहेंगे बजट तो अच्छा ही है। तो आज सपने देखने वाला बजट है, जब वो धरातल पे उतर जाए तब हम कुछ कह सकते हैं। पवन जी, आपने विशेषज्ञ की बात की। हमारे पास एक विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। हमारे पास अरुण जी हैं, अरुण रावत जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मैं चाहूंगा कि वो इस पर अपनी राय रखें। अरुण जी, एक्चुअली क्या है, बजट जो 2026 का जो बजट है उसमें इनकम टैक्स के बेसिस पे कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं है।
और इनकम टैक्स के कोई रेट वगैरह में भी कोई कट नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया है। कोई शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन या लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन का सोच रहे थे, STT वगैरह जो था उसमें भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए था, वो भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया उस पर, उसको भी कट नहीं किया। और जो एक्चुअली शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन या लॉन्ग टाइम कैपिटल में जो टैक्स का रेट है वो भी बहुत हाई है। शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन पे 20% और लॉन्ग टर्म पे एक्चुअली वो 12.5% टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने ठीक की है। जैसे अभी क्या होता था एक्चुअली कि अगर आपका रिटर्न जो है आप 31 दिसंबर से पहले अगर आप फाइल नहीं कर पाते थे तो उस केस में क्या होता था कि आपका अपडेट रिटर्न फाइल होता था और उसमें जो टैक्स था वो एक्चुअली 25%, 50% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो 31 की जगह, दिसंबर की जगह 31 मार्च जो है वो टाइम कर दिया है। नॉर्मल पेनल्टी के साथ जो है आपका, ये बहुत बड़ा जो है, ये हम लोगों ने भी मांग की थी, ये बहुत बड़ा सुधार किया है। पहले भी होता था ऐसा एक्चुअली कि 31 जुलाई जो है, 31 मार्च 2000 जो भी रहेगा उसको किया जाता था, तो गवर्नमेंट ने उसको दिसंबर किया था और बहुत अच्छा जो चेंज। दूसरा चेंज गवर्नमेंट ने ये किया कि जो ओल्ड व्यक्ति रहते थे, जो 15G जिनकी केवल इंटरेस्ट की इनकम होती थी, तो वो 15G या 15H फॉर्म भरना पड़ता था बैंक में, जिसमें उसमें TDS नहीं करता था एक्चुअली बैंक से, तो उसको भी रिमूव किया है कि अब आपको TDS के कटने की जिम्मेदारी नहीं है और 15G 15H बैंक में सबमिट करने की जिम्मेदारी भी आपकी नहीं है, उससे उन्होंने रिलीफ किया है। तीसरी चीज़, NRI के केस में कहा गया है कि NRI केस में अगर आपने जो है कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की है तो पहले परचेजर को जो उस पर 20% TDS डेट करना पड़ता था और जमा करना पड़ता है। NRI कोई प्रॉपर्टी इंडिया में सेल करता था तो उस पर 20% TDS परचेजर को काट के और जमा करना पड़ता था। तो उसमें गवर्नमेंट ने रिलेक्शन दिया है कि अब जो परचेजर रहेगा उसको 10 नंबर लेने की, टैक्स डिडक्ट एश्योर्ड जो नंबर होता है उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। अब वो पैन कार्ड के बेस पे भी जो है NRI का TDS डिडक्ट कर सकता है और डिपॉजिट कर सकता है। उसके बाद रिटर्न फाइल करके NRI अपना जो है रिफंड जो है क्लेम कर सकता है। दूसरा चीज़ जो है इसमें कुछ चीज़ों में पेनल्टी और जो प्रोसिक्यूशन का प्रावधान था तो उसमें भी काफ़ी रिलीफ दी है गवर्नमेंट ने कि एक नॉर्मल जो पहले जो कई केसेस में इम्प्रिजमेंट 6 महीने का था और तो उसको बहुत उनमें उसको जो है कम करके 3 महीने का एक नॉर्मल इम्प्रिजमेंट का है कई केसों में। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें उसमें ठीक कही हैं, लेकिन हम लोगों का ये था कि कुछ अगर जो लिमिट बढ़ा देते या कुछ जो स्टैंडर्ड एक्शन है कर्मचारियों के लिए, वो अभी जो न्यू स्कीम में 75,000 है वो 1 लाख के समथिंग कर देते तो उसका कुछ मार्केट में बूस्ट आता, उससे मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ता और जो है परचेजिंग पावर, हर इंडिविजुअल की परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है इस केस में। जी मार्केट में भी जो सेंटिमेंट दिख रहा है अभी कोई बहुत अच्छा उत्साहजनक नहीं दिख रहा है। मार्केट जी, जी डाउन हो गया है एक्चुअली, बिल्कुल डाउन हो गया, आपने सही कहा। चलिए कन्हैया जी। मैं जो अभी प्रारंभिक तौर पे जो मैं बजट को समझ पाया, टीवी पे जो अपन लाइव का कार्यक्रम चला बजट का, उस पे जो मैंने जो थोड़ा बहुत जो समझ पाया तो उसमें मेरे को ये बात समझ में आ रही है कि ये जो है बहुत ज़्यादा लोक लुभावन टाइप का जो बजट होता है चुनाव से पहले जिस टाइप से आता है, तो उस टाइप का बजट मेरे को अभी दिख नहीं रहा है ये। दूसरा ये कि ये शेयर बाजार को इम्प्रेस करने के लिए भी ये बजट आया हो, मेरे को ऐसा लगा नहीं है। एक्चुअल में मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये बेसिकली जो अपना कंट्री, अपना देश है ना, ये उसको स्ट्रेंथ करने के लिए लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी मेटर है उसको बूस्ट करने के लिहाज से जो है ये बजट जो है वो पेश हुआ है। मैं अभी तक जो प्रारंभिक तौर पे मेरे को जो समझ में आता है। दूसरी जो बात जो मेरे को समझ में आती है कि अपन ये उम्मीद कर रहे थे कि जैसे भाई साहब ने भी कहा कि साहब वो जो है वो जो अपना इनकम टैक्स में शायद थोड़ा सा इंक्रीज करते या कहीं कुछ इस तरह की बात आती, तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस साल तो होने से रहा, 2026 तो छोड़ दीजिए, अब 2027 में भी जो टैक्स का जो स्लैब है वो एज इट इज रहेगा। संभवतः 2028 या 2029 में तो शायद वो दूसरे टाइप का बजट आएगा, शॉर्ट टर्म में 4 महीने के लिए जो आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कम से कम 2 साल तक तो बजट के मतलब ये जो स्लेब है अपना इनकम टैक्स वाला जो स्लेब है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर वाला जो आया था तो उसमें काफ़ी बड़ा रिफॉर्म आया था, उसमें नई पॉलिसी आई थी, उसमें नई मतलब केंद्र सरकार ने घोषणा की थी, लगभग मतलब 5 लाख रुपए जो है उसमें इंक्रीज किए थे और लगभग 13.5 लाख जो है उसका वो स्लेब पहुंच गया था। तो अभी इस तरह की अपन उम्मीद करते हैं ये वाले बजट से, तो मुझे लगता है कि व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर ही काफ़ी जो है रिवॉर्ड दे चुकी है केंद्र सरकार। प्रवीण साहू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, चाहूंगा कि वो भी अपनी राय रखें। जी प्रवीण जी। देखिए,
देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार और जनता को भी नमस्कार और प्रणाम। देखिए, निश्चित रूप से बहुत ये दूरगामी एक बजट है और निश्चित रूप से कहूं तो भारत के विकास को ले जाने वाला बजट है और कहीं ना कहीं जो हमने लक्ष्य रखा है विकसित भारत सन 2047 तक, निश्चित रूप से उसमें यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी जो कन्हैया जी बहुत सही विषय बोले कि देखिए, ये केवल लोक लुभावन या कहीं कहीं शेयर मार्केट को कोई प्रसन्न करने का बजट नहीं है। देश का आधार होता है बजट, तो निश्चित रूप से आधार को मजबूत करने वाला अगर हम कहें तो बजट है। विशेष रूप से देखिए, अगर हम बात करें, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रक्षा क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है बजट की। आज अगर रक्षा का डिफेंस का बजट की हम बात करें तो लगभग 8 लाख करोड़ का बजट हो चुका है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये एक हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है और प्रत्येक क्षेत्र में कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, सभी जितने भी हमारे पैनलिस्ट से सब बहुत पढ़े लिखे हैं, आपकी जनता पढ़े लिखी है, जो महत्वपूर्ण बजट जो विशेष पूरे बजट में है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। यानी कहने का मतलब है अगर रोड्स है या बिल्डिंग्स है जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं कर कहें तो किसी भी क्षेत्र किसी देश का विकास होता है, उस पर अगर कहें तो बजट आज लगभग 12.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो ये बहुत बड़ा विषय है। कहीं ना कहीं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं भारत का विकास जो है और तेजी से आगे बढ़ेगा। साथ ही देखिए, प्रत्येक विषय का प्रत्येक क्षेत्र का ध्यान रखा गया। अगर हम कहें स्वास्थ्य के विषय की हम बात करें तो निश्चित रूप से आयुष्मान योजना का कहीं कहीं उसका जो दायरा है उसको बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ जो कैंसर की 17 दवाई है उस पर जो करें तो उस पर जो कस्टम ड्यूटी उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे विषय है। और हम गर्ल्स हॉस्टल के लिए बात करें तो प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल का खोलने का प्रस्ताव है। तो निश्चित रूप से बहुत सारे विषय है जिसको मैं कहूं तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मोटा मोटा अगर कहूं तो बजट बहुत अच्छा है और लगातार अगर कहें तो भारत को विकास देने वाला बजट है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय देखिए, अगर हम बात करें जिसको मैं कोट करना चाहता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है कि जब वर्तमान में ग्लोबल रिसेशन चल रहा है पूरे विश्व में, कहीं ना कहीं कहें तो मंदी का स्तर है और कहीं ना कहीं बाकी अगर औसतन प्रत्येक देश की अगर बात करें ग्रोथ रेट तो केवल 2 से 2.5% के आसपास है। वहीं भारत का ग्रोथ रेट पूरे विश्व में सबसे अधिक लगभग 8% का है और ये इकोनॉमिक सर्वे में भी प्रमाणित होता है और अन्य के जितने भी वर्ल्ड की संस्था है उसके माध्यम से प्रमाणित होता है कि भारत का विकास दर सबसे अधिक है। इसका आशय यह है कि भारत का जो प्रबंधन है वित्तीय बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे हाथों में और विकसित भारत की आधारशिला रखी गई है। भी हमारे साथ जुड़े हुए अमित श्रीवास्तव जी हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ एडवोकेट भी हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी राय रखें। जी अमित जी। जी दिव्यांशु जी, मैं लगातार प्रवीण भाई की बातों को सुन रहा था तो किसी की पंक्तियां याद आ गई जो हमेशा कहता हूं कि इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर इनके आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि लगातार ये जो बात अभी कह रहे थे और विश्व की बात कर रहे थे तो मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आज भी भारत जो वर्ल्ड बैंक में कर्ज में नंबर 1 है। 24.4 बिलियन डॉलर का बोझ में आज हम कर्ज में हैं, वर्ल्ड बैंक में टॉप में। दूसरा, आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट आई थी दिव्यांशु जी, उसके अनुसार कर्ज का आंकड़ा जीडीपी का 42% है और हर व्यक्ति पर लगभग 4.80 4,80,000 रुपए टैक्स आता है, कर्ज आता है जब वो पैदा होता है भारत में। तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार जिस प्रकार का आज ये बजट आया है और बहुत उम्मीद तो लोगों को पहले से नहीं थी क्योंकि ना कोई राहत, ना कोई सब्सिडी, ना आय बढ़ाने वाला कोई ऐसी योजना जिससे ऐसा लगे कि हाँ ये देश के लोगों को केंद्रित करके बनाया गया है। दूसरा, किसी भी सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वो शिक्षा पे ध्यान दे, वो रोजगार पे ध्यान दे और हेल्थ सेक्टर पे ध्यान दे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी प्रवीण भाई ने कहा कि हमारा डिफेंस सेक्टर में बढ़ा है, ठीक है आप बढ़ाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश का भविष्य स्कूल और हॉस्पिटल से बनता है प्रवीण भाई, ना कि बजट का मेन फोकस बंदूक और कंक्रीट से हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और दिव्यांशु जी, एक महत्वपूर्ण बात इस बजट को जब मैं देख रहा था तो हेल्थ में मैं आपको बताना चाहता हूं 3686 करोड़ रुपए कम किए गए हैं पिछले बजट से। एजुकेशन पे 6700 करोड़ रुपए कम किए गए हैं। सोशल वेलफेयर पे 9 करोड़ रुपए कम किए गए हैं। एग्रीकल्चर, जो भारत विश्व में ये जाना जाता है हमारा देश कृषि प्रधान है, उसमें आपने पिछले बजट से 6985 करोड़ रुपए की कमी कर दी है। रूरल डेवलपमेंट पे आप देखेंगे तो 53.057 करोड़। अर्बन डेवलपमेंट पे अगर आप देखेंगे लगभग 40,000 करोड़ रुपए का उसमें कम किया गया है। और सबसे अहम बात, शुद्ध पानी के लिए जो लड़ाई अभी हम देख रहे थे, जिस प्रकार से इंदौर में हमने देखा, जल जीवन मिशन पे सरकार ने लगभग 50,000 करोड़ रुपए की कटौती की है।
इनका विजन नहीं है, इनका मिशन नहीं है, इनकी नीयत नहीं है, तो ये समझ में आता है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, बहुत निराशाजनक बजट है और लगातार लोगों को जिस प्रकार से स्टॉक ने एक्सचेंज ने भी बता बजट है, बजट इधर चल रहा है और इतने सालों में मैंने पहली बार देखा कि 2300 अंक तक वहां पर गिरावट आ गई। मतलब कहीं ना कहीं बाजार भी समझ रहा है कि यह निराशाजनक बजट है। बहुत लोगों को इससे उम्मीद नहीं थी, लेकिन जितनी उम्मीद थी उस पर भी एक खरा नहीं उतरे, ये इस बजट को पूरा देख के लगता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि विदेशों में पढ़ाई हम सस्ती करेंगे, 90,000 से ज्यादा स्कूल इन्होंने बंद करी, देश की स्कूलों को बंद कर रहे हैं और विदेशों में जाने के लिए पढ़ाई सस्ती कर रहे हैं। ये कैसी सोच है, ये कैसी अर्थव्यवस्था की इनकी समझ है, मुझे समझ में नहीं आता। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अगर हम बात करेंगे पर कैपिटा इनकम की, तो भारत में 3,000, और अगर हम अमेरिका में देखेंगे तो 92,000, और चाइना में देखेंगे तो लगभग 14,000 से ज्यादा। मतलब हमको अगर कंपीट भी करना है तो हम बिल्कुल, और मैं कुछ आंकड़े इनके प्रस्तुत करना चाहता हूं। शिक्षा पे 2.5% ओनली बजट का प्रावधान, स्वास्थ्य पे 1.97, कृषि पे 2.72, और उसी प्रकार ग्रामीण विकास पे 3.76 और इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10.7। मतलब आप कॉर्पोरेट मित्रों का कर्ज माफ कर रहे हैं, उनको आप सुविधा दे रहे हैं। ये बजट से एक चीज पक्का है कि चंद पूंजीपतियों का ये विजन डॉक्यूमेंट के रूप में से प्रस्तुत किया गया है, और आप कर्ज माफी उनकी तो कर रहे हैं, मतलब आप उनके लिए कर्ज हाफ कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए वही कर्ज आप अपराध कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर हम जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत जरूरतें हैं, अगर उस पर भी अगर सरकार फोकस करती, मकान, आवास पे भी मैं आपको बताना चाहता हूं, पीएम आवास में 3200 करोड़ रुपए की इन्होंने कमी कर दी। मतलब जो ये सरकार कहती है उस पर बिल्कुल खरे नहीं उतरती है। और निराशाजनक बजट, प्रदेश देश की जनता को जो घोर निराशा अगर किसी हुई है तो ये आज तक का सबसे घोर निराशाजनक बजट है। चलिए प्रतिक्रिया ले लेता हूं। वंदना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। वंदना जी, आपने पवन जी की भी बात सुनी, आपने अमित जी की भी बात सुनी, मैं चाहूंगा कि आप अपना रिएक्शन दें। जी वंदना जी। कांग्रेस पार्टी को तो सदैव बजट से आपत्ति रहती है, लेकिन जिस प्रकार से अभी मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जिस प्रकार से चीजों को बताया, और इकोनॉमिक सर्वे में ये बात स्पष्ट भी की हुई है कि भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बाकी देशों के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो जब इस चीज को हम ग्लोबली देख रहे हैं, और अब मैं एक महिला होने के नाते, क्योंकि मैं एक महिला हूं, तो मैं महिलाओं की बात करूंगी। आप देखिए, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात करी गई है, जो कि कहीं ना कहीं महिलाओं के संरक्षण के लिए अत्यंत जरूरी है। कहीं ना कहीं इससे महिलाओं को सुरक्षा भी मिलेगी और संरक्षण भी मिलेगा। एमएसएमई को जो बढ़ावा देने की बात बार बार की जा रही है, उसका सबसे ज्यादा फायदा भी हमारी बहनों को होता है, क्योंकि जो लघु उद्योग हैं हमारी बहनें चलाती हैं, और उसको बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी बार बार उस पर जोर दे रहे हैं। तो हमारी बहनों को अगर इससे फायदा हो रहा है, और इस बजट को जब पूरी तरह से देखेंगे तो इसमें हमारे बहनों को अगर फायदा हो रहा है, अगर हमारी बहनों को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, तो मुझे लगता है एक महिला होने के नाते मेरा फोकस इस बजट में महिलाओं के क्षेत्र में रहेगा। अब जिस प्रकार से इन्होंने बाकी चीजों को बोला, तो ये बताइए कि पर कैपिटा इनकम भारत की बढ़ती चली जा रही है, क्या इस चीज को ये झुटला सकते हैं? क्या इकोनॉमिक सर्वे में जो हमारी ग्रोथ दिखाई गई है उसको आप झुटला सकते हैं? आप कह रहे हैं शेयर मार्केट, आप कह रहे हैं इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इनकम टैक्स स्लैब में एक भारी छूट पिछले साल दी गई थी और आगे भी दी जाएगी। अगर हमने बाकी चीजों को सस्ता किया, सीएनजी को सस्ता किया, सोलर को सस्ता किया, तो इसका फायदा भी आम आदमी को ही होता है, क्योंकि आम आदमी इसका प्रयोग करता है, किसान इसका प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, और हम तो एक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने वाले बजट को लेके आए हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, 2047 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, और उसके लिए जिस प्रकार से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, ये बजट उसी चीज को लेकर आगे बढ़ा है। ये किसी को लुभाने के लिए नहीं बनाया गया है, ना ही ये किसी को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये उस दिशा में आगे बढ़ने वाला बजट है। देखिए, इतना दूरगामी बजट है कि पहले बजट एक साल के लिए होता तो फुलफिल कर नहीं पाते। 2047 का बजट, इतना दूरगामी बजट दिखाने लगे कि 2047 में इसके क्या परिणाम आएंगे उसकी आप कल्पना करो कि 2047 तक वेट करो। हम आंकड़े पेश करते हैं। अभी जो देश की टॉप 5 आईटी कंपनियां हैं
उसमें अप्रैल से दिसंबर तक सिर्फ 17 रोजगार मिले, 17 रोजगार मिले हैं। ये इनका अचीवमेंट है। अभी क्या बोल रहे थे कि बुजुर्ग लोगों को एफडी में क्या टैक्स में छूट मिल रही है। ये बुजुर्ग लोगों को जो सबसे बड़ी छूट मिलती थी, सबसे बड़ी राहत थी, जो सीनियर सिटीजन को टिकट में 50% छूट मिलती थी, वो इस सरकार ने बंद कर दिया है। ये इस तरह के लोग हैं कि दोहरा मापदंड ही हमेशा अपनाते हैं। 2024 और 25 में 24 लाख करोड़ का व्यापार घाटा है, 24 लाख करोड़ का व्यापार घाटा है। और मैन्युफैक्चरिंग का योगदान जो है 12.8% है, जो यूपीए के सरकार में 15.6% था। ये इनका अचीवमेंट है। एमएसएमई अभी कुछ दिन पहले ही पेपर में था, हजारों एमएसएमई बंद हो चुके हैं। उसका खामियाजा, उसका जवाबदेही इनकी नहीं है, बस इनकी है बतौलेबाजी करना। और ये क्या बोल रहे हैं, दूसरा जो बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे, अरे भैया सर्वे बताता है कि महंगाई कम हो गई, लेकिन चीजें कहां सस्ती हुई। पेट्रोल कम रेट नहीं, डीजल का रेट कम नहीं, लेकिन महंगाई सस्ती हुई, महंगाई कहीं बढ़ी नहीं। ये जो दोहरा मापदंड है, ये समझ से परे है कि कैसे समझ आए। प्रति व्यक्ति आय में हम 140वें नंबर पर है, प्रति व्यक्ति आय में हम 140वें नंबर पर है। हमें ये देखना चाहिए कि प्रति व्यक्ति में हम कितना कर्ज ले लिए। कर्ज में है 2023 में 3,90,000 रुपए था, 2025 में 4,80,000 हो गया। ये हालत है, लेकिन हम सब में बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में हमारा डंका बज रहा, लेकिन रुपए पतला होता जा रहा। पहले यही हमारे देश के डायनामिक प्रधानमंत्री, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बोलते थे रुपए पतला होता है, पानी पतला होता है, देश की साख गिरी, पता नहीं किस तरह के स्टेटमेंट देते थे। अब रुपए पतला होता जा रहा तो उसमें बोल रहे कि बड़ा अच्छा देश बढ़ रहा, आगे पूरी दुनिया देख रही, पूरी दुनिया घाटे में जा रही, फिर भी हम बढ़ जाए। ये जो कैलकुलेशन है, ये जो मैनेजमेंट है, ये हम जैसे आम आदमी तो नहीं समझ सकते। ये समझ नहीं पा रहे कि जब भाई रुपया पतला हो रहा मतलब गिरावट हो रही ना। पेट्रोल डीजल के रेट में आप कम नहीं करोगे तो महंगाई बढ़ेगी ना। जब आदमी 15,000 रुपए कमाएगा तो कैसे करेगा। किसान खाद नहीं पाएगा तो कैसे पैदावार होगी। किसान का कर्जा बढ़ता जा रहा है। पानी की शुद्धता के लिए आपने अमृत पेयजल में अरबों करोड़ों फूंक दिया, टेंडर दे दिए, लेकिन लोग हमारे वहां मर रहे हैं। जहरीली कप सिरप पीने से लोग मर रहे हैं। लेकिन ये गुणा भाग समझने के लिए या तो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग पाउडर से धुलना होगा, तभी समझ में आया होगा, नहीं तो आम जनता को तो कहीं से रिलैक्स नहीं होता। यही देश के डायनेमिक प्रधानमंत्री जी ने बोला था हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। उस 2 करोड़ रोजगार का तय पता नहीं। अभी बोल रहे हैं कि हम ट्रेन के लिए करे हैं। अरे भैया पुराने ट्रैक तो ठीक कर लो पहले। पुराने ट्रैक में रोज एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। ट्रेन का टॉयलेट ऐसा है कि वहां चले जाओ तो लगता है कि वापस आओगे कि नहीं आओगे। ये सब नहीं कर पाए, लेकिन हम डाटा, इकोनॉमिक सर्वे, फलाना ठिकाना में आप ये सीट दिखा दो कि हम बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक कर्जा कम नहीं होगा, जब तक पेट्रोल डीजल के रेट नहीं कम होंगे, जब तक हमारे यहां के उद्योगपति बाहर में जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहां का पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, रुपया जब तक मोटा नहीं होगा, रुपया जब तक ताकतवर नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हर बार कर्जा बढ़ता जाएगा, हर बार इसी तरह हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। अगला फिर आ जाएगा 2047 का सपना दिखाई दिए कि अब 1 साल तो बचा ही नहीं, 2047 की बात करो। अरे 1 साल का रोड मैप दिखाई है ना, 2047 क्या है। 2022 में तो आप किसानों के दुगनी करने वाले थे। किसान ही लगता है आधे हो गए आत्महत्या कर करके बेचारे। लेकिन 2022 का झूठ, अगला झूठ, सबसे बड़ा झूठ बोलते जाओ। आपने एक बात कही कि भाई आम आदमी के समझ में आने लायक। चलिए अरुण जी हमारे साथ हैं। अरुण जी से मैं चाहूंगा कि एक टिप्पणी दें इस पर। आपने सबकी बातों को सुना। जी अरुण जी। जी देखो, इनकम टैक्स के बेसिस पे जो है गवर्नमेंट का एक लॉन्ग टर्म प्लान है, और इनकम टैक्स के बेस पे जो रिफॉर्म होगा वो काफ़ी टाइम लगेगा उसमें एक्चुअली होने में, क्योंकि पिछले साल गवर्नमेंट ने और जो आपका डायरेक्शन वगैरह और जो लिमिट वगैरह राइज की हुई थी, तो उसमें अब थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मेरे वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया जी ने बोला है, तो उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और मेरे को लगता है कि अभी 2-3 साल बजट जो है सेम पैटर्न पर चलेगा मेरे हिसाब से। उसके बाद आगे फिर 2029 या 30 के बाद क्या पोजीशन बनती है वो एक अलग मैटर है। जी कन्हैया जी। जी चूँकि आपने कोई बात नहीं की, लेकिन मैं इस बात में आपकी टिप्पणी इसी पर। आपने टिप्पणी की बात की है, तो जैसे पवन जी ने जो कहा कि मध्य प्रदेश कोई भी, चाहे वो केंद्र सरकार कर्जा ले रही है या मध्य प्रदेश सरकार कर्जा ले रही है, कर्जा विपक्ष का एक बड़ा सब्जेक्ट होता है जिसको लेकर के आमतौर पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है। तो मैं ये कहूँगा, चाहे वो केरल की, चाहे वो वामपंथ की सरकार हो, चाहे कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार हो, चाहे हिमाचल की कांग्रेस की सरकार हो, चाहे पंजाब की आपकी सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार हो, चाहे राजस्थान की भाजपा की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार हो, चाहे ममता जी की पश्चिम बंगाल की सरकार हो, कोई भी राज्य सरकार ऐसा नहीं है जो कि कर्ज नहीं लेती हो। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, कर्जा हर राज्य सरकार लेती है, भारत सरकार लेती है, चीन जो है वो लेता है, अमेरिका लेता है,
मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि कर्ज नहीं लेता हो। और जहाँ तक भारत की बात आती है कि आप अपने जीएसडीपी का लगभग 42% के आसपास जो है आपका जो है कर्जा हो चुका है। तो भारत जो है इस मामले में अभी तक की स्थिति में बहुत हेल्दी, अपन लोग आंकड़ों में भरू कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से कि आप प्रति व्यक्ति जो है वो 3 लाख का कर्जा हो गया, 2 लाख का कर्जा हो गया, तो आमतौर पर क्रिटिसाइज करने के लिए ये बात जरूर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे जीएसडीपी का जैसे 42% के आसपास भारत का कर्जा है, तो जो अमेरिका है जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री है, मतलब पावरफुल कंट्री है, चाइना जो इतना बड़ा मतलब कंट्री है, उनका जो कर्ज है जब आप देखेंगे औसत रूप से तो भारत से कई 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 गुना बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि जिनका जीएसडीपी के 100% से भी ज़्यादा, मतलब उनके जितना मतलब अर्थव्यवस्था नहीं है, जितना उनका सकल घरेलू उत्पाद नहीं है, उससे ज़्यादा उनका कर्जा हो चुका है। इस मामले में भारत की स्थिति ज़्यादा बेटर है। और दूसरी बात जो इस बात में जो मैं प्राथमिक तौर पे जो मैंने बजट में जो देखा वो थोड़ा सा एक तरह से ये रिफॉर्म का दौर चल रहा है भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से। इसलिए भी एक छोटा सा पॉइंट है कि अभी जैसे उसकी बात की राजकोषीय घाटा की जो बात कर रहे थे अभी, तो उसमें मेरे को ये समझ में आया कि जो अभी 4 पॉइंट कुछ पॉइंट है, 4.4 आई थिंक है या 4.5 समथिंग अपना राजकोषीय घाटा है भारत का, वो अभी इस बार के बजट में वो रिड्यूस हो रहा है, वो कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी देनदारी जो है मतलब हमारी जो है वेल्थ जो है वो ज़्यादा बेटर हो रही है बनिस्बत की हमारी देनदारी की। तो ये एक अच्छा साइन है इन फ्यूचर में। ये भारत के लिए जो है बहुत अच्छी मतलब अर्थव्यवस्था जो है वो मतलब ऐसे जो बढ़ता है तो मतलब ऐसा नहीं कि सडन मतलब ऐसे बढ़ जाएगा, वो धीरे धीरे मतलब एक मजबूती से जिसे पांव बढ़ाना कहते हैं, जिस तरह से अपना ग्लोबल सिनेरियो जो चल रहा है, बहुत सारे देश चाहे वो यूरोप देख लीजिए, चाहे वो लैटिन अमेरिका देख लीजिए, चाहे वो जापान देख लीजिए, लगभग जहाँ पर जो इनका जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है किसी का 1%, किसी का 2%, किसी का 3%, तो आज की तारीख में जब हम देखते हैं तो भारत जो है वो पूरे ग्लोबल का जो है एक तरह से वो इंजन बना हुआ है डेवलपमेंट के मामले में। भारत जो है औसत रूप से लगभग 8% के आसपास जो है, जो हमारा जो कैलकुलेशन जो हम देख रहे हैं कि 8% के आसपास जो है भारत का जो है विकास दर बना हुआ है। हमारे लिए और अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, चूंकि हम लोग मध्य प्रदेश में बैठे हैं, मध्य प्रदेश में चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश टोटल मतलब जो अपना विकास दर है वो लगभग 10% डबल डिजिट में बना हुआ है काफी लंबे समय से, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है। लेकिन जैसे पवन जी ने एक बात कही, जल जीवन मिशन वाली जो बात कही है, ये बात सही है कि जल जीवन मिशन में पिछले 2 वर्षों से मध्य प्रदेश को जो है पैसा केंद्र सरकार से अटका हुआ है। 8,000 करोड़ से ज्यादा के पैसे अटके पड़े हैं। मध्य प्रदेश सरकार का क्लेम है कि हमने खर्चा कर दिया है, हमने अपने बजट से खर्चा कर दिया है। और केंद्र सरकार को मतलब जो अभी पिछली जो प्री बैठक हुई थी, बजट से पहले जो बैठक हुई थी देवड़ा जी ने, तो वहां पर वो क्लेम भी किया था। और दूसरी बात है कि इसका जल जीवन मिशन का पैसा कम हो रहा है, तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे राज्यों में जो है जल जीवन मिशन का जो काम है वो कंप्लीशन में आ रहा है। ये और बात है कि अभी केंद्र सरकार ने 2 साल उसकी और अवधि बढ़ा दी है, लेकिन वो कंप्लीशन की अवधि में, इसलिए जाहिर सी बात है उसका बजट थोड़ा सा रिड्यूस होगा, मेरा ऐसा मानना है। प्रवीण जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल पहले अरुण जी के लिए है मेरा। अरुण जी, आपने कन्हैया जी की बातें सुनी और जितना एनालिसिस अभी तक हम कर पाए हैं, कहने का मतलब ये है, बात ये हो रही है कि भाई ये दूरगामी बजट है, दूर की सोच के साथ 2047 की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन वर्तमान का क्या? भाई जो बात पवन जी ने कही या जो बात अमित जी कह रहे थे कि भाई वर्तमान का क्या, वर्तमान में तो आम आदमी तो परेशान ही है ना, उसको फौरी तौर पर तो कोई राहत मिलती दिख नहीं रही। नहीं, फौरी तौर पर क्या है, एक्चुअली गवर्नमेंट ने पिछले साल जो है बजट में पूरा रिफॉर्म 3-4 साल का मेरे को लग रहा है पूरा रिफॉर्म एक साथ कर दिया उसको। अच्छा, क्योंकि जो ग्रेजुअली जो एक्चुअली वो करते थे, जो लिमिट बढ़ाते ग्रेजुअली करके उसको एक साथ करके, और एक नया बजट जो आ रहा है आपका, नया जो इनकम टैक्स आ रहा है, तो आपका 1 अप्रैल 2026 से एक्चुअली एप्लीकेबल होने वाला है। उसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस भी किया है गवर्नमेंट ने, कि अभी क्या होता था असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, तो इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते थे, क्योंकि इनकम जो होती है वो कमाई जाती है आपकी प्रीवियस ईयर में, टैक्सेबल होती है असेसमेंट ईयर में। जैसे आपका फाइनेंस ईयर हो गया 24-25, तो इनकी इनकम जो है वो टैक्सेबल होगा आपकी 25-26 में। तो साधारण जो जनता थी उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी इस कारण, तो उसको उन्हें चेंज किया है, उसको टैक्स पीरियड नाम दिया गया है। अब आपकी रिटर्न में जो आएगा ITR 1 या 2 या 3 और 4 भरते हैं जब आपने, तो उसमें टैक्स पीरियड बढ़ आएगा, उसमें आपका असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं आएगा। तो उससे क्या रहेगा, जो कन्फ्यूजन होती थी, जो एक लेमैन आदमी है उसको जो कन्फ्यूजन होती है, वो कन्फ्यूजन एक्चुअली उससे नहीं होगी। और काफ़ी ज़्यादा ये उसमें जो है काफ़ी चेंजेस भी किए हैं, कुछ जो नया एक्ट आ रहा है आपका,
1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा, तो उसमें काफ़ी चीज़ें उसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया है इसमें, क्योंकि काफ़ी ऐसे प्रोविज़न थे पुराने इनकम टैक्स 1961 में कि जो काफ़ी मतलब एक टिपिकल थे, उनको काफ़ी सरल लैंग्वेज में और गवर्नर ने उसको ड्राफ्ट किया हुआ है, तो उसका जाके इफेक्ट लेबन भी आसानी से उस चीज़ को समझ सकता है। ठीक है, ठीक है। चलिए प्रवीण जी, आपने पवन जी की बातों सुनी। पवन जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो बजट है इसमें आम आदमी के लिए क्या है, और जो मार्केट सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है, मार्केट में कोई खास उत्साह तो दिख नहीं रहा है। क्या कहेंगे प्रवीण जी? देखिए दिव्यांशी और समस्त पहले इसको सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता तो हूँ, साथ में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, तो पूरे आंकड़े के साथ इनके मैं उत्तर देना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले आदरणीय पवन जी और मेरे वरिष्ठ भाई आदरणीय अमित जी ने कहा कि भाई इकोनॉमी ऐसी व्यवस्था है। सबसे पहली बात तो उनको कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के जो सर्वमान्य नेता उन्होंने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी है, लेकिन इन्हीं के मुंह पर करारा तमाचा मारा ईयू के साइन जब डील हुआ। निश्चित रूप से कहें तो पूरा यूरोपियन यूनियन जो है आकर भारत के साथ कहीं ना कहीं ट्रेड डील करता है और कहीं ना कहीं पूरे विश्व में संदेश देता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। और देखिए इनके कार्यकाल में कहें तो पूरे विश्व में कहें तो 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में पहले भारत का नाम आता था। आज भारत का नाम विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आता है। यह परिवर्तन है। और देखिए बार बार कहते हैं पर कैपिटल इनकम की, मैं आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। इनके कार्यकाल में प्रति व्यक्ति की आय 86,000 रुपए थी, जो आज बढ़कर 2.25 लाख रुपए हो चुकी है, क्योंकि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। और आदरणीय पवन जी गुणा भाग की बात कर रहे थे और आदरणीय अमित जी भी शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। मैं पूरे आंकड़े लेके बैठा हूं। देखिए शिक्षा में इनके कार्यकाल में बजट का आवंटन सरल भाषा में कहूं तो 80,000 करोड़ रुपए था। आज वही शिक्षा का बजट 2026 की अगर हम बात करें तो लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी लगभग 2 गुना के आसपास। स्वास्थ्य की हम बात करें तो इनके कार्यकाल में बजट केवल 37,000 करोड़ था। आज यही बजट 1,35,000 करोड़ हो चुका है स्वास्थ्य का बजट। तो ऐसे बहुत सारे चीज है। आदरणीय पवन जी कह रहे थे रेलवे के विषय में, पटरी के विषय में, इनको बताना चाहता हूं कि इनके बहुत सारे कार्यकर्ता पटरी पर प्रदर्शन करते हैं। आपके कार्यकाल में पटरी पर व्यक्ति जाना तक पसंद नहीं करता था क्योंकि गंदगी बहुत थी। और पटरी की हम बात करूं तो आपके कार्यकाल में प्रतिदिन केवल 4 किलोमीटर पटरियां बनती थी। आज मोदी जी के कार्यकाल में 14.2 किलोमीटर प्रतिदिन कहीं ना कहीं रेलवे का जो पटरी का निर्माण हो रहा है, क्योंकि ये भाजपा की सरकार है। और देखिए आदरणीय अमित जी ने प्रश्न उठाया, कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया कि आवास का बजट कम हुआ। अरे आदरणीय आपको बताना चाहता हूं कि हर एक बजट, हर एक मिशन का कहीं ना कहीं लक्ष्य होता है। तो अगर हम कहें तो वर्तमान में भारत में लगभग 4.25 करोड़ जो 4 करोड़ आवास बन चुके हैं, तो लगभग समाप्ति की ओर है। और कहें यही सेम अगर हम बात करें तो बहुत सारे विषय की हम बात करें। और देखिए आदरणीय अरुण जी जो सीए है, बहुत अच्छा विषय उन्होंने बताया, जो फिस्कल डेफिसिट कन्हैया जी ने बताया कि जो हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो लगातार कम हो रहा है। और जो मैंने बताया ना कि वर्तमान में हम खर्चा अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी रोड्स पर, बिल्डिंग्स पर, इस पर कर रहे हैं। अगर आम जनता की भाषा में कहूं तो हम घर निर्माण कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं दुकान का निर्माण कर रहे हैं, जिससे भविष्य में इनकम होगी। तो भारत भी यही कर रहा है, कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर का कहीं ना कहीं खर्चा कर रहा है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो रिकरिंग इनकम है, जो रेवेन्यू इनकम है, प्राप्ति हो रही है। और देखिए एक महत्वपूर्ण चीज है आदरणीय दिव्यांश जी, महत्वपूर्ण विषय जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए। आज अगर बात करें तो रुपया अगर गिरता है, ये लोग आरोप लगाते हैं, ये बताइए क्या ब्रिटिश का पाउंड नहीं गिर रहा है? क्या येन जो येन की वो नहीं गिर रही है? बाकी देशों की तुलना में रुपया का गिरना कम है। और महत्वपूर्ण चीज और कोट करना चाहता हूं, रशिया, यूएस को तो नहीं, लेकिन यूएई जैसे लगभग 30 से अधिक देशों के साथ आज रुपए में कहने की डील हो रहा है। ये पहले कभी नहीं हुआ था। तो निश्चित रूप से केवल मोदी जी के कार्यकाल में। चलिए ठीक है पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी पवन जी, भारत में हो रहा है तो फिलहाल पूरे विश्व में कहीं नहीं होता। ठीक है अमित जी आपके पास भी आऊंगा। ठीक है पवन जी अब यही तो समस्या है कि ये गुड़ा भाग बता देंगे। मोदी जी जब पतला रुपया बोलते थे वो भाषण किसी और का था क्या? मोदी जी का भाषण नहीं सुना आपने? जब रुपया बढ़ता है, पतला हो रहा तो देश की साख गिर रही थी, आज रुपया गिर रहा तो देश की साख मजबूत हो रही है। अरे सुनिए आप सुनिए, आप लोग गलत बात है, बीच में मत बोलिए। मैं बोलूंगा तो फिर बोल नहीं पाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि आप लोग का जो दोहरा मापदंड है, पहले आपने जीएसटी बढ़ाया तो उसके फायदे गिना रहे थे, वाह वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी। फिर जीएसटी घटा दिया, उसके फायदे गिनाने लगे, वाह वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी। तमाशा मचा हुआ है। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को आप जानते हैं ना, उनकी 50 स्पीच सोशल मीडिया पे पड़ी है। कैसा पतला हो रहा है देश का रुपया, साख गिर रही है। उस स्पीच का जवाब सुन लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन यहां आप कुछ भी बताओगे, गुड़ा बात करोगे। अरे 12 लाख करोड़ रुपए कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए हमें देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा? ये है कि नहीं है? प्रवक्ता है, इस पर भी उत्तर दीजिए। सुनिए,
12 हमने आपकी बात सुनी। पवन जी ना, बताइए, मेरी बात- अरे क्या मेरी बात भारतीय सुनिए। अर्थव्यवस्था डेट इकोनॉमी मैं है क्या? पूछना बताइए मुझे, चाह इस रहा पर हूं, उत्तर दीजिए 12 ना पहले। अरे अब साथ में बोलेंगे, यही तो एक फिलॉसफी है आप लोग की। मैं बोल रहा हूं कि 12 लाख करोड़ रुपया ब्याज का कर्ज चुकाने के लिए आपको लेना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इसका जवाब दे दीजिए। आदरणीय, जो अभी आपने बोला, मैं नहीं कह रहा हूं, रोज पेपर में निकलता है कि प्रति व्यक्ति 4.8 लाख रुपए कर्जा हो गया। सारे पेपर वाले गलत बोल दीजिए। जो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लोग होते हैं वो एक्सपर्ट चिता रहे हैं कि भैया कर्जा मत लो, कम करो, कर्जा मत लो, कम करो। पवन पटेल नहीं बोल रहे, इसलिए उन लोगों को तो कुछ ना कुछ नॉलेज होगा ना, या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद ही नॉलेज मिलेगा। चलिए, ये ठीक जो है, दोहरा ठीक है। चरित्र है, हम तो कहते हैं कि आप करिए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, किसानों को खाद दीजिए, ठीक है। हम उसका स्वागत करेंगे। ठीक। लेकिन ये आंकड़े नहीं कि अगले फिर से बजट की चर्चा हो, फिर यही आंकड़े लेकर हम बैठे रहे। हम ये निवेदन कर रहे थे, आप उसको गलत दिशा चलिए, में ठीक है, डाइवर्ट अमित कर जी, रहे हैं। ठीक रुपया है। पतला हो रहा तो हो रहा, ठीक उसको है, ठीक एक्सेप्ट है, करिए आप। ठीक है। पवन जी, चलिए, अमित जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी अमित जी। जी जी, देखिए, मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहता हूं कि 2014 में रुपया इन्हें 58 रुपए में मिला था और आज 92। और अभी प्रवीण जी ने बहुत सही बात की कि देखिए डॉलर भी तो गिर रहा है। जब डॉलर गिर रहा है तब 92 में आप हैं। आप समझिए, नहीं तो आज आप कहां रहते। आप समझिए इस बात को कि आप दिग्भ्रमित जनता को कर रहे हैं, लेकिन जनता भारत की बहुत समझदार है, वो जानती है कि क्या है। और मैं तो सिर्फ 2-3 चीजें लाना चाहूंगा। देखिए, जैसे गोल्ड और सिल्वर की मैं दिव्यांशु जी बात करूंगा। जी। गोल्ड हमारे भारतीय समाज में एक धातु नहीं है, वो एक फीलिंग है लोगों की। और 6 साल पहले उसका दाम जो था वो 33,000 रुपए था, आज 1.5 लाख से ऊपर है। चांदी आप देखिए आज 3.5 लाख से ऊपर है। मतलब अब मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे जनता, आपके प्रबुद्ध जनता के सामने चीजें आएंगी। जी। मतलब इनका जो अर्थव्यवस्था का जो समझ है वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि सोना में 75% की बढ़ोतरी, चांदी में 167% की बढ़ोतरी। और अब ये कहेंगे कि विश्व का बाजार है, ऐसा है, वैसा है। तो क्या मैं वही चीज पूछना चाहता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री कहते थे, जब खुद सीएम थे, कि अगर रुपया गिरता है तो किसी भी देश के व्यक्ति की, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है, तो क्या उसके लिए भी वो सेंचुरी बनाना चाहते हैं पेट्रोल की तरह। अब मैं पेट्रोल और डीजल पे आ जाता हूं कि जिस प्रकार से इस देश में जीएसटी का, जैसे अभी हमारे पवन भाई ने बताया कि जीएसटी से इनको कमाई होती है 210 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की। और उसका ये कभी खामियां बताते हैं, कभी उसकी खूबियां बताते हैं। उसी प्रकार से पेट्रोल और डीजल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टैक्स जो वसूलते हैं 21 रुपए 90 पैसे पेट्रोल में और 17 रुपए 80 पैसे टैक्स वसूलते हैं डीजल में। और हमारे से जो देश लेते हैं वो आधे प्राइस में डीजल और पेट्रोल देते हैं। और दिव्यांशु जी, ये उसका मुनाफाखोरी देखिए किस प्रकार से डीजल में 357% इंक्रीज करते हैं। और जो मुनाफा होता है 12 से 15%, वो इनके कॉर्पोरेट मित्र जो इस लाइन में आ गए या सरकार के पास जाता है, लेकिन जनता को उससे कोई रिलीफ नहीं है। ये तो आंकड़े पहुंचा दिए, 100 तक पहुंचा दिए, उस पर किसकी जिम्मेदारी है? अगर आप जिम्मेदारी और जवाबदारी आप श्रेय ले रहे हैं कि सब सारे चीजें क्रेडिट जो जा रहा है मोदी जी का, तो मतलब बढ़े हुए प्राइस का जो आप नहीं रोक पा रहे हैं। मतलब आप समझिए, उस समय क्रूड ऑयल 108 रुपए था, 108 रुपए में हम आपको कितने में देते थे? 55 रुपए में डीजल देते हैं। चलिए, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। और आज आप कितने में दे रहे हैं, आप उसका भी कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, जब हाफ हो गया है। ठीक है, वंदना जी भी जुड़ी हमारे साथ। वंदना जी, काउंटर कीजिए पवन जी और अमित जी दोनों को। वंदना जी। जी क्षमा करें, एक बार प्रश्न पुनः दोहरा दे, मैं तो मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। जी, वो क्रूड ऑयल की बात कर रहे थे, क्रूड ऑयल की बात कर रहे थे, और उन्होंने सोना और चांदी को लेकर के भी कहा है कि ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और भारतीय महिलाओं का सीधा संबंध सोने और चांदी से है, और अगर वो इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि पहुंच से ही बाहर हो जाएगा तो कैसे चलेगा। जी वंदना जी। देखिए, ये सोने और चांदी को लेकर जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो वर्ल्ड लेवल पर जिस प्रकार से मेटल्स के रेट इंक्रीज हो रहे हैं, उसी लेवल पे हम अपने यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं। और हमने कोई जान पूछकर सोने और चांदी के प्राइसेस को इंक्रीज नहीं किया। रही बात क्रूड ऑयल को लेकर भी, तो आपने देखा है कि औसतन जो हमारी जो आजकल प्रयोग में आने वाली सीएनजी है, उसे सस्ता किया गया है। क्रूड ऑयल का जो उपयोग हमारे यहाँ होता है, उसके जो विश्व में जो उसके जो रेट्स बढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमने रेट्स को बढ़ाया है। हमने जान पूछकर कोई महंगाई नहीं बढ़ाई है। विश्व में जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग भारत में भी चीजों के दाम बढ़े हैं। और हमने ये कोशिश करी है फिर भी कि हम उसमें भी अपने आम आदमी के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा छूट चीजों में दे सके, ताकि उन्हें अलग अलग चीजों पर रिलैक्सेशन मिल सके। तो हमने टैक्स की दरों को घटाया और विभिन्न प्रकार के आइटम्स को सस्ता किया है, ताकि आम आदमी का जो एक बजट है, रेगुलर का बजट, वो बिगड़े ना। और रही बात महिलाओं के लिए सोना चांदी की, तो देखिए सोने और चांदी के रेट को लेकर एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि जब
कांग्रेस पार्टी की भी सरकार थी तो सोने के रेट एक जमाने में 10,000 रुपए पर प्रति 10 ग्राम हुआ करते थे। तो उस जमाने में भी बढ़ते थे और आज भी बढ़ते हैं, और ये पूरे ग्लोबल लेवल पे जब बढ़ते हैं तो हमारे देश में भी बढ़ते हैं। तो ये भ्रम फैलाने का जो कार्य है सोने और चांदी को लेकर, ये बंद करें। सोने के रेट कांग्रेस की सरकार के जमाने में भी बढ़ा करते थे और आज भी बढ़ रहे हैं। जो विश्व में बढ़ रहे हैं उसी औसत का। ठीक है, तो वंदना जी कह रही है भ्रम फैलाने का काम हो रहा है। जी पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी वंदना जी ने बोला कि हम जानबूझ के नहीं बढ़ा रहे हैं, मतलब जो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ तो रही है लेकिन हम जानबूझ के नहीं बढ़ाए, कम से कम इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ महंगाई बढ़ रही है। और दूसरा मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, AQI जो पूरा खराब होता जा रहा, उसके लिए भी कुछ इस बजट में प्रावधान है कि नहीं, कि अडानी और अंबानी को अरावली के जंगल दे देंगे, यहाँ सिगरौली का जंगल दे देंगे, जंगल काट काट करके कोई मशीन लगा के AQI को ठीक करेंगे, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। इतने कुछ दिन बाद लोग सांस लेना दूभर हो जाएगा। तो आप लोग की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बतौलेबाजी से एयर प्यूरिफाई नहीं होगी, उसके लिए भी कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाइए, नहीं तो फिर से मारने लगेंगे। राहुल गांधी जो विपक्ष के लोग आगाह करते हैं तो उसको गंभीरता से लीजिए, मजाक मत करिए। कोरोना के समय राहुल गांधी मास्क पहन के गए तो उनका मजाक उड़ाते थे, उस समय अगर कम से कम चेत गए होते तो इतने लोग नहीं मरते। इसी तरह AQI के समय जब गए तो उसका मजाक उड़ा रहे, मजाक मत उड़ाइए। हम आप लोग के सहयोगी हैं, विपक्ष को विपक्ष की तरह मानिए, जो सीख देने की कोशिश करता, जो बोलने की कोशिश करता है उसको गंभीरता से लीजिए। जी AQI की बात चलिए, जंगल की बात चलिए, हसदेव अरण्य की भी बात होगी। प्रवीण जी काउंटर कीजिए, पवन जी को काउंटर कीजिए। देखिए सब आदरणीय पवन जी कह रहे थे कि विपक्ष भूमिका निभा रही है, तो मैं इनसे बार बार पूछ रहा हूं कि जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत इकोनॉमी है, क्या उस बयान पर सहमत है? क्या भाई मैं बार बार कह रहा हूं कि जब वैश्विक स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था की स्वीकारता हो रही है तब आपके शीर्षस्थ नेता को क्या ऐसा बयान देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और देखिए लगातार जो बार बार कहते हैं ना, देखिए इनके पास कोई विषय नहीं, केवल जनता को भटका रहे। और सोने चांदी की जो बात कर रहे थे, मैं जनता को बता देखिए, सोने और चांदी के दाम वैश्विक अर्थव्यवस्था के आधार पर तय होते, केवल भारत के साथ नहीं होता। और वित्त आंकड़े पेश कर रहा हूं, 2004 में जब सत्ता में यूपीए सरकार आई थी तब सोने का दाम 5,850 था। 14 में जब चले गए थे तब लगभग 30,000 रुपए, यानी लगभग कहे तो 5 गुना से अधिक दाम थे। तो उस तुलना में तो वर्तमान में अगर कहे तो दाम बिल्कुल कम है, लगभग 2 गुना के आसपास हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। और वैश्विक अगर स्तर पर कहें तो उथल पुथल होने के बावजूद भी यदि भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 8% के ग्रोथ से बढ़ रही है तो निश्चित रूप से वो कहें तो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है। और देखिए महत्वपूर्ण चीज ये अगर कहें तो देखिए मैनेजमेंट इसलिए अच्छा क्योंकि हमने शिक्षा के अगर सोने में आप कस्टम ड्यूटी 6 की जगह 4% कर देंगे तो भी 3 से 4,000 रुपए की कमी आ जाएगी प्रति 10 ग्राम। 5,850 से 28,000 कैसे हो गए वो बताइए? 5 गुना कैसे, 6 गुना कैसे हो गए? आप तो ये बताइए कि रुपया इतना गिर क्यों रहा है भाई? 100 का सेंचुरी लगवाने वाले हैं क्या? ये भी पता करके बताइए। प्रधानमंत्री जी जो कहते थे, अभी आप कह रहे थे राहुल गांधी जी को ये नहीं कहना चाहिए, तो क्या प्रधानमंत्री जी को कहना था क्या कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की शाख गिरती है? मतलब अपने समय में कुछ चलिए ठीक है, पवन जी कुछ कहना चाहते हैं। भाजपा का प्रवीण जी बयान क्लियर करें, क्या भारत के इकोनॉमी है क्या? अरे प्रवीण जी, बयानों की बात आई तो मैं कहता हूं क्या विजय शाह को बयान देना चाहिए देश के खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट को बार बार लताड़ रही कि उसको निकालो निकालो, लेकिन कौन सी नस पकड़ा हुआ है कि देशद्रोही को आप रखे हुए मंत्री बना के रखे हुए? आपके यहाँ पे एक से नमूने हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने बोला था कि हमारे यहाँ जो अग्निवीर है उनको हम भाजपा के कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे। ये सोच है आपकी। ट्रंप के दबाव में ऑपरेशन सिंदूर के क्या क्या, तो देखिए आप बयानों की बात तो आप मत करो। आप सरकार में हो, काम करो, रोजगार दो, जहां विश्व कहने के भारत की अर्थव्यवस्था कर रहा है वहां पर कांग्रेस नीच मानसिकता के कहने का राजनीति का प्रदर्शन कर रही है। ईयू का डील ऐतिहासिक डील है और मदर ऑफ डील, मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। और निश्चित रूप से ऐसा काम कहीं ना कहीं कर कहें तो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये आपको मोदी जी के नेतृत्व में सब कुछ क्या हो रहा पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, किसान आत्महत्या कर रहा, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा, मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए दोनों ही पक्षों के अपने अपने तार्क हैं। पतला हो गया। चलिए समय समाप्त होने जा रहा है। ठीक है चलिए एक एक टिप्पणी ले लेता हूं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट जी भी हैं। जी अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी अमित जी। मंत्री जी कहती है प्याज का रेट बढ़ता है तो मैं प्याज नहीं खाती, तेल का बढ़ता है तो मैं तेल नहीं खाती। अरे सोना महंगा होगा तो सोना नहीं पहने, इस्तीफा दीजिए। चलिए ठीक है, देश से छोड़ के इस्तीफा ठीक है ठीक है ठीक है चलिए ठीक है। आपने समझ नहीं रही है, देश की जनता को और परेशान नहीं होना चाहती। अच्छे दिन का वादा करके आप आए थे, अगर यही अच्छा दिन नहीं चाहिए जनता को, अच्छा दिन हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए। चलिए वोट चोरी तो खत्म करिए प्रवीण जी, वोट चोरी तो खत्म करिए। क्या तमाशा मचा हुआ है? कन्हैया जी से टिप्पणी लेना। जी कन्हैया जी। मेरा ये कहना है कि अरे आप जीते उसके बिना जीती
FIR में चुटकुले के नाम से वोट चलवाने के लिए फॉर्म भरे हैं। चलिए ठीक है प्रवीण जी, अमित जी कन्हैया जी की बात सुन लेते हैं। कन्हैया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बजट की बात कहा, जब राहुल गांधी की बात कहा तो वोट चोरी पर चलेगा। अरे तो बयान तो आपने ठीक है चलिए ठीक है जस्टिफाई करो कि मोदी जी का बयान बड़ा अच्छा, राहुल गांधी का बयान बड़ा खराब, ये कौन सा जस्टिफिकेशन? अरे प्रवीण जी आप कन्हैया जी की बात सुन लीजिए। माफी मांगिए। क्यों माफी आप मांगो? आप देश से माफी मांगो, आप सेना से माफी मांगो, पुलवामा की माफी मांगो, पहलगाम की माफी मांगो, ठीक है माफी मांगो, साढ़े 7 को ठीक है पवन जी चलिए जल्दी से टिप्पणी ले लूं। माफी मांगो, अरे आप माफी मांगो। अरे प्रवीण जी इतिहास है पवन जी के लोग वहाँ अंग्रेजों से माफी मांगने गए थे, ठीक है आप माफी मांगने को। ठीक है पवन जी हम क्यों माफी मांगे? अरे शांत हो जाइए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए देश को आजाद कराया है। पवन जी शांत हो जाइए। चलिए कन्हैया जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए जी। कन्हैया जी है कि सिंपल चीज को हम लोग सिंपल ही रखें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें। हम लोग क्या होता है कि हम लोग बहुत सिंपल चीजों को भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अभी बड़ा एक ग्लोबल इशू आया था अपना सोना चांदी को लेकर के जी। जिस तरह से अभी मार्केट का सिनेरियो बना हुआ है, अमेरिका मतलब पूरी दुनिया के लगभग 82 से 85% जो इकोनॉमी है, जो ट्रेड होता है वो लगभग डॉलर पे होता है। आज की तारीख में जिस तरह से ट्रंप की पॉलिसी है, अमेरिका के राष्ट्रपति की जो पॉलिसी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है डॉलर पे जो दुनिया के जो देश है उनका ट्रस्ट नहीं है। तो ट्रस्ट नहीं है तो उस पर उसके ऑप्शन के रूप में जा रहे हैं। तो क्या उनको लगता है कि गोल्ड, तो दुनिया के ज़्यादातर जो कंट्री है आज की तारीख में वो गोल्ड लेना चाहते हैं। भारत में हम लोगों को जैसे हमारे लिए तो जेवरात का ये बड़ा प्रिय विषय है ये हमारे लिए, लेकिन पूरे ग्लोबल में जो पूरे दुनिया के जो देश हैं वो सोना खरीदना चाहते हैं। इसलिए जो है वो सोने का रेट जो है इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा आज की तारीख में जैसे चांदी है, चांदी आज की तारीख में जो है वो रेयर अर्थ में जो है काउंट होने लगा है, क्योंकि अब जो है जो इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम आ रहे हैं और ये उसमें चांदी का यूज बढ़ने लगा है। इसके चक्कर में भी ये जो इसका जो रेट है काफी जो इंक्रीज वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए कोई मोदी या भारत इसके लिए जिम्मेदार है। मैं जो चीज है मैं आपको क्लियर कर दूं। अरुण जी जल्दी से आपकी एक छोटी सी टिप्पणी हो जाए, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे जी। बजट का रिफॉर्म है, आगे इसका जाके भविष्य में इसका जो है रिफॉर्म आएगा, वो सारी चीजें होंगी। अभी वेट करते हैं, वेट एंड वॉच की नीति रहेगी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि वेट एंड वॉच करते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बजट तो आ ही गया है, अब देखते हैं कि इससे आने वाले समय में कितना फायदा भारत को और भारत की अर्थव्यवस्था को हो पाएगा। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।